जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए अपनी मध्यकालीन इतिहास की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में पूरा मतलब डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे 1526 ईस्वी में आकर बाबर भारत के अंदर अपना शासन स्थापित करता है और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना करता है, और कैसे 3 युद्ध जीतने के बाद वो 1530 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है और आगे का शासन संभालेंगे अब हुमायूं। चलिए इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करके लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। इस अब तक की सारी हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस बनी है सारी हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी हैं, तो आप चेक कर सकते हो। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए दोस्तों हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और ये पहले शासक थे जिन्होंने 2 बार शासन किया, मतलब 2 पीरियड थे इनके शासन के। एक 1530 से 40 तक का, फिर लगभग 15 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया जाता है, ये भाग जाते हैं शेर शाह सूरी से हार करके। सारा डिस्कस करेंगे हम। फिर 1555 में वापस आते हैं और 1 साल तक भारत के ऊपर शासन करते हैं। तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हर एक लाइन के अंदर दोस्तों क्वेश्चन छिपा मिलेगा आपको। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। इनके पिता का नाम बाबर था और इनकी माता का नाम माहम बेगम था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। माता का नाम ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि बाबर का सबको पता ही होता है। तो माता का नाम था माहम बेगम। तो कम आयु में ही हुमायूं जब केवल 12 साल का था तो उसे बदख्शां बदख्शां नामक जगह का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था, 12 साल की उम्र में ही। बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियानों में भी भाग लिया था। बेशक छोटी उम्र का हो, लेकिन जो बाबर ने अभियान चलाए थे, युद्ध वगैरह लड़े थे, उनमें हुमायूं ने भी भाग लिया था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? आगरा के अंदर। कब होता है? 1530 ईस्वी में। तो बाबर की संतानें थी दोस्तों, 5 संतानें थी उनकी टोटल। 4 उनके पुत्र थे और एक उनकी पुत्री थी। कौन कौन थे? सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसके बाद कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम जो थी वो इनकी पुत्री थी, जिन्होंने आगे जाके बाबरनामा की रचना की थी। ठीक है, ये चारों नाम आपको ध्यान होने चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे भी। तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, और यह आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी भूल भी साबित होती है, क्योंकि आगे जब उसको जरूरत पड़ती है तब टाइम पे उनका कोई भी भाई उसका साथ नहीं देता है। वही उसके खिलाफ मतलब षड्यंत्र वगैरह करने लग जाते हैं। जब उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो कोई उसकी हेल्प करने वहां पे नहीं आता। तो साम्राज्य का विभाजन किस तरीके से किया था इसने? जो कामरान थे, कामरान के इन्होंने काबुल और कंधार का एरिया दे रखा था। अस्करी को संभल का एरिया दे रखा था। हिंदाल के पास मेवाड़ का क्षेत्र था। और जो इनके चचेरे भाई थे, इनका तो बाबर ने मतलब बोला भी नहीं था कि इनको भी आप क्षेत्र विभाजन में इनको भी जमीन या जगह दे देना, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको दे दी थी। तो सुलेमान मिर्जा को कहाँ कहाँ का इन्होंने मतलब सूबेदार नियुक्त किया था? बदख्शां का। ठीक है, जहां का पहले खुद सूबेदार होता था। तो चारों ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर जैसे मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि ए का कौन सा आएगा, जैसे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें चारों का नाम दे करके और इनके पास जो जगह थी ये पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या थी हुमायूं की? सबसे पहली थी अफगान की समस्या। अफगान की समस्या मतलब क्या दोस्तों? जैसे बाबर का अंतिम युद्ध अफगानों के खिलाफ हुआ था, और उन अफगानों में कौन थे? महमूद लोदी थे। ठीक है, वो युद्ध के अंदर पराजित होकर भाग गए थे, लेकिन बाबर 1530 में जब मर जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा से आते हैं कौन? महमूद लोदी। तो एक समस्या अफगानों की थी उनके सामने। दूसरा उनका कमजोर सैन्य व्यवस्था, और तीसरी उसके खुद के भाई। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। अफगान समस्या क्या थी कि जो महमूद लोदी था वो अपने आप को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। और अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? शेर खान था। ये शेर खान भी दोस्तों महमूद लोदी का एक सेनापति था स्टार्टिंग में, जो कि बाद में हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना। कौन? शेर खान। ये वही है दोस्तों जिसने बाद में शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे।
दूसरी समस्या क्या थी कि कमजोर सैन्य व्यवस्था। अब बाबर दोस्तों तो 3 युद्ध वो लड़के गया था, 3-4 युद्ध उसने लड़े थे, सॉरी, पानीपत का पहला युद्ध, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद कौन सा आया था, चंदेरी का युद्ध, और लास्ट में कौन सा था, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो चारों युद्धों में उसने मतलब काफी सारा धन दौलत उसने लुटा दी थी, तो ज्यादा बचा नहीं था उसके पास, राजकोष खाली हो गया था हुमायूं के टाइम तक, तो इसीलिए हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली समस्या क्या थी, हुमायूं के खुद के भाई। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले ही कि हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया था और साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब दे दिए थे। अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र इसने दे रखा था। अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध, कौन कौन से युद्ध उसने लड़े थे। अगर देखा जाए तो हुमायूं का जीवन भी लड़ते लड़ते ही गुजरा है, लड़ते लड़ते इधर उधर भटकते भटकते इसका जीवन गुजरा है। 1508 में इसका जन्म हुआ था, 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और 30 से लेकर 40 तक तो ये युद्धों में ही रहा, मतलब 10 साल इसने युद्ध करते ही गुजारे, और फिर 15 साल के लिए इसको निष्कासित कर दिया जाता है, ये भागकर चला जाता है। पढ़ते हैं एक एक युद्ध के बारे में। सबसे पहला कालिंजर का आक्रमण 1531। अभी राजगद्दी पर बैठे 1 साल ही हुआ था, तो अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा में ये निकला और कालिंजर पर इसने 1531 में आक्रमण किया। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। इस समय कालिंजर का शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव था। तो ये देख लो दोस्तों, ये किला है कालिंजर का किला। तो 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका, तो उसने प्रताप रुद्रदेव के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। 1 महीने तक तो इस किले को घेरे रखा था, लेकिन वो इसको भेदने में नाकामयाब रहा, तो बाद में उसको संधि करनी पड़ी। और इसी सैन्य अभियान के समय उसे खबर मिली कि अफगान सरदार मोहम्मद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है। अतः उसने कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर जाने का फैसला किया। उसके बाद 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध लड़ता है ये महमूद लोदी के साथ। तो दोहरिया का युद्ध हुमायूं तथा मोहम्मद लोदी की सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महमूद लोदी की हार होती है। 1532 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, दोहरिया का युद्ध हुआ। 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1532 उसी साल चुनार का प्रथम घेरा। चुनार दोस्तों यूपी के अंदर पड़ता है, मिर्जापुर जिले में। तो ये चुनार का किला आपको दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या किया था, चुनार का किला इस समय किसके अधीन था, शेर खान के अधीन था। शेर खान दोस्तों ये वही है जो शेरशाह सूरी है। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा, लेकिन इसे भी वो भेद नहीं पाया। शेर खान बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसे क्या करनी पड़ी, हुमायूं के साथ संधि करनी पड़ी। तो हुमायूं यहाँ भी संधि करके निकल गया। ये भी दोस्तों गलती ही थी इसकी, मतलब जगह जगह पे संधि कर लेता था ये, बाद में फिर पछताना इसको पड़ता है। आगे दोस्तों मालवा एवं गुजरात अभियान के बारे में देखते हैं। 1534-35 में इस समय मालवा का शासक कौन था, बहादुर शाह था। और हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया, और इस तरह बहुत आसानी से ही हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया था। ये जो मतलब बहादुर शाह था दोस्तों, ये अच्छे शासकों में गिना जाता था। इस गुजरात और मालवा के युद्ध से पहले, मतलब ये एक चित्तौड़ की करानी थी, कर्णवती, ठीक है, उसके साथ ये युद्ध करके आया था। लेकिन इस युद्ध में कर्णवती ने हुमायूं से हेल्प भी मांगी थी कि आप मेरी सहायता कीजिए। एक पत्र भेजा था, पत्र में राखी बांधकर, राखी रखकर उसने भेजी थी कि आप मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन फिर बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र लिखा कि वो गैर मुस्लिम है और मैंने जिहाद चलाया हुआ है, मतलब तो हम गैर मुसलमानों को यहाँ से नष्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हुमायूं ने कर्णवती की, रानी कर्णवती की सहायता उस टाइम पे नहीं की थी। लेकिन जैसे ये युद्ध लड़के आए, इनका सामना हुआ फिर हुमायूं से, और मालवा गुजरात अभियान 1534-35 ईस्वी में हुमायूं ने चलाया। तो हुमायूं ने क्या किया, फिर अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कहाँ का, गुजरात और मालवा का जो एरिया था, अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहता है। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर दोबारा अधिकार कर लिया। 1 साल से कम ही समय के अंदर इसने दोबारा वहां पे अधिकार कर लिया था गुजरात के ऊपर। आ गया था दोस्तों चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में। तो शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। ये बिहार वाले क्षेत्र में दोस्तों शासन करता था शेर खान। इसने अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा के साथ क्या किया, जो बंगाल वाला एरिया था, ये बिहार और ये बंगाल, तो उसने बंगाल पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे शासन कौन चला रहे थे उस टाइम पे, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह।
तो इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने क्या किया, हुमायूं से हेल्प मांगी, हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं इस टाइम उसकी सहायता नहीं कर सका। बाद में हुमायूं ने शेर खान के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य किया और 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनाव का किला जीत लिया। इस बार वो किले को भेदने में कामयाब रहा। पिछली बार वो जीत नहीं पाया था, संधि करके निकल गया था। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। तो चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। चुनार ये यूपी का एरिया जो वहां पे पड़ता है, यूपी बिहार, मतलब उस टाइम में तो सारे इकट्ठे ही थे। तो यूपी बिहार पे कब्जा करके फिर जो हुमायूं ने बंगाल वाले एरिया के ऊपर भी अधिकार अपना कर लिया था। इसके बाद आता है दोस्तों 1539 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, चौसा का युद्ध। काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यह युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं ने के जो सैनिक थे, काफी सारे सैनिक गंगा एवं करमनाशा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। हुमायूं को दोस्तों वहां की भौगोलिक स्थितियों के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। शेर खान को तो पता था वहां की स्थिति के बारे में। बाढ़ का उस टाइम पे जैसे मानसून वगैरह चल रहा था, तो काफी सारी जितनी भी नदियां वहां पे थी, सारी की सारी उफान पर थी। तो उसी एरिया में युद्ध हुआ और एक निजाम नामक एक भिश्ती थे जो किश्ती वगैरह चलाते हैं। तो निजाम नामक एक व्यक्ति ने इसे किसे हुमायूं को डूबने से बचाया और फिर हुमायूं को कहा कि चलिए अब जाइए यहाँ से, अपनी दिल्ली की गद्दी को संभालिए। तो इस तरह शेर खान इस युद्ध में विजयी रहता है और इस उपलक्ष्य में शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शेर खान थे, उन्होंने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी। तो ये चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया था, इसके बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। आगे आता दोस्तों 1540 में कन्नौज का युद्ध, या बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। जैसे जैसे हुमायूं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो शेर शाह सूरी भी उसका पीछा करते हुए आया, क्योंकि उसको पता था कि हुमायूं की कुछ तो सेना आधी रह गई है और कुछ वो मतलब हार कर उसका मनोबल थोड़ा टूट गया था। तो ये अच्छा अवसर था शेर शाह सूरी के पास कि उसको हरा करके दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा करने का। तो यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह के सामने फिर खुला आसमान पड़ा था कि आगरा और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। तो इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया। तो आगे क्या हुआ दोस्तों, इस युद्ध के खत्म होते ही जो हुमायूं था, वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके सिंध की तरफ भाग जाता है, जहां पे जो उसके भाई थे वो मतलब उस टाइम पे वहां पे थोड़ा बहुत शासन कर रहे होते हैं, जो एरिया उनको दे रखा था। जैसे कामरान था, अस्करी और हिंदाल, उस एरिया में भाग जाता है हेल्प वगैरह लेने के लिए। तो आगे स्टार्ट होता है फिर हुमायूं का निर्वासन काल। 1540 से लेकर 1555 यानी 15 साल तक का निर्वासन काल उसका स्टार्ट होता है। तो हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद 1500 क्या होता है, 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया। हमीदा बानो दोस्तों एक 14 साल की उस टाइम पे बिल्कुल बाला थी, 14 साल की, और हुमायूं उस टाइम पे लगभग 31-32 साल का था। ये कौन थी हमीदा बानो? ये जो इनके भाई थे हिंदाल, हिंदाल के गुरु थे जिनका नाम था मौलवी अली अकबर जामी। ये उन्हीं अली अकबर जामी की पुत्री थी, कौन? हमीदा बानो। तो इनकी लव स्टोरी भी काफी अच्छी है, मतलब काफी मशक्कत इसको करनी पड़ी थी इससे विवाह वगैरह करने के लिए। वो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो ये 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर मतलब अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। 15 अक्टूबर 1542 जन्म डेट पूछते हैं दोस्तों अकबर की कि कब पैदा हुए थे। 1542 में पैदा हुए थे। अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया था। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमास के यहाँ शरण ली। शरण इन्होंने इसी शर्त पर दी थी कि आप जो इस्लाम धर्म की सिया जो श्रेणी है, सिया, कि आप सिया को अपनाइए तो मैं आपको शरण दूंगा। तो फिर हुमायूं ने सिया को अपना लिया था। ठीक है। तो तहमास की सहायता से 1545 में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार भी जीत लिया था। तो अपने भाइयों को वहां पे हरा करके उसने एरिया वापस ले लिया था वो, और इन दोनों को मक्का के लिए भेज दिया था, रवाना कर दिया था। उसके बाद ये पुनः भारत आते हैं, पुनः भारत विजय देखते हैं कैसे कहां कहां से होते हुए आते हैं ये। तो 1555 में आकर के एक मच्छीवाड़ा का युद्ध ही लड़ते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस टाइम पे दोस्तों शेर शाह सूरी की भी मृत्यु हो चुकी होती है। तो यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी गई सेना के बीच लड़ा गया। कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। किस किस के बीच लड़ा गया? इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इसमें हुमायूं की जीत होती है। अगला युद्ध आता है दोस्तों सरहिंद का युद्ध।
तो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया 1555 ईस्वी में। किस किस के बीच? ये सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर दोस्तों पराजित हो जाता है और भाग जाता है। इस तरीके से हुमायूं जो है दोबारा अपने साम्राज्य को हासिल कर लेता है। सोच के देखिए दोस्तों, एक बार तो मतलब शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में मतलब मुगल वंश को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक ही दिया था एक टाइप से। अगर दोबारा ये नहीं आते तो आज इतिहास की कुछ और ही इमेज हमारे सामने होती। तो ये एक साल के लिए बीच में आए और फिर आगे चलकर मतलब कितने बदलाव हमें देखने को मिलते हैं अकबर के टाइम में, सारी वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी देखते हैं जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं 1508 में जिनका जन्म हुआ था, 1530 में गद्दी पर बैठा, 1540 में वो मतलब भाग गया था, भटकता रहा 15 साल तक। 1555 में आकर उसने 2 युद्ध और लड़े, अपने साम्राज्य को दोबारा हासिल किया और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ही नजर में हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को देख लेते हैं दोस्तों। 1531 में कौन सा युद्ध था? कालिंजर का युद्ध था। किसके साथ ये युद्ध लड़ा गया था? प्रताप रुद्रदेव के साथ। और क्या परिणाम निकला? ये संधि यहाँ पे हो गई थी दोनों के बीच में। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के बीच और हुमायूं के बीच। तो इसके अंदर महमूद लोदी हार जाता है और हुमायूं विजेता होता है। 1532 में दोस्तों चुनार का युद्ध होता है, ये भी संधि के साथ खत्म होता है, जो शेर खान के साथ लड़ा जाता है। 1539 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शेर खान जीत जाता है दोस्तों और शेर शाह की उपाधि वो धारण कर लेता है। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी हुमायूं का पीछा करते हुए जाता है और कन्नौज में एक युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध या इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें हुमायूं को पूरी तरह से वो पराजित कर देता है और दिल्ली और आगरा के पूरे एरिया के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। फिर जब हुमायूं दोबारा आता है 1555 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है इब्राहिम सूर के साथ, इसमें वो जीत जाता है। और 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध वो लड़ता है सिकंदर सूर के साथ और तब भी वो विजेता घोषित होता है। तो वो सूर जो वंश था उसको बिल्कुल खदेड़ देता है, दोबारा से अपने साम्राज्य को हासिल कर लेता है। तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया दोस्तों हुमायूं के बारे में। इससे पहले हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। ऐसे ही चलते रहेंगे आगे हम अकबर के बारे में, फिर जहांगीर और शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए आप भी बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर हिस्ट्री। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे अच्छा कंटेंट शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। बिल्कुल डिटेल में हम दोस्तों यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।